बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Dear parents and students, Assalamu alaikum. In the previous lecture, we have started GW basic commands. We have studied different GW basic commands like auto, clear, CLS, files, edit, load, list, RMDIR, MKDIR, and much more. In this lecture, we will complete our GW basic commands and statements. In work for day 9, we will try to complete our GW basic commands. आज हम वर्क फॉर डे 9 में बेटा कुछ कमांड्स देखेंगे GW बेसिक की। उसके बाद वर्क फॉर डे 10 में हम 2-3 कमांड्स रह जाएंगी हमारी, वो देखेंगे और साथ ही GW बेसिक स्टेटमेंट्स भी स्टार्ट कर देंगे। और वो भी 3 स्टेटमेंट्स हमने टोटल 2 या 3 स्टेटमेंट्स हमने टोटल देखनी है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑपरेटर्स होगा नेक्स्ट लेक्चर में। उसके बाद फिर हमारे GW बेसिक स्टेटमेंट शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम वर्क फॉर डे 9 में GW बेसिक कमांड्स को देखेंगे। तो फर्स्ट कमांड है नेम कमांड, जो आज हमने डे 9 में पढ़नी है। नेम कमांड, नाम से आपको कुछ पता लग रहा है, नेम का मतलब होता है नाम। अब नाम का यहाँ क्या मतलब है, किसको नाम देना है? जाहिर है हम फाइल बनाते हैं बेटा GW बेसिक की, उसको हमने नाम देना है, ठीक है। लेकिन हम वो नाम दे चुके हैं। नाम हम जब सेव करते हैं फाइल को, वो भी हमने आज सेव कमांड पढ़नी है। वैसे मैंने बताया था कि ये सीक्वेंस सही नहीं है बुक का, पहले उसको कुछ कमांड्स बता देनी चाहिए थी, लेकिन हम काफ़ी वो बाद में जाके बता रहे हैं। लेकिन हम उसी तरह पढ़ेंगे जैसे बुक में है। सेव करने का मैंने तरीका आपको पिछले लेक्चर में और जब हमने स्टार्ट किया था ये चैप्टर तब भी बताया था, ठीक है। F4 से सेव करते हैं। तो जब हम सेव करते हैं कोई प्रोग्राम, तब हम नाम तो उसको देते हैं। तो ये नेम कमांड क्या करती है, ये बेटा रीनेम करती है। जैसे आप विंडोज़ में कोई फोल्डर या फाइल रीनेम करते हैं ना, दोबारा कोई नाम देते हैं, उसका नाम चेंज करते हैं। तो यहाँ भी अगर आप चाहते हैं GW बेसिक में आप नाम चेंज करें फाइल का, तो आप नेम कमांड यूज़ करेंगे। इसका पर्पज़ क्या है? Its purpose is to rename a file. Simple. Rename a GW basic file. Next, syntax. Syntax is name. Name command. Then old file name. Old file name क्या मतलब? जो आपने नाम दिया था पुराना, मतलब जो अभी नाम है फिलहाल, रीनेम करने से पहले ओल्ड फाइल नेम पहले आप देंगे। उसके बाद लिखेंगे एस, ठीक है। एस लिख के आप फिर न्यू फाइल नेम क्या लिखेंगे? एस इसी तरह लिखना है बेटा, ये सिंटैक्स का हिस्सा है, ठीक है, पार्ट ऑफ द सिंटैक्स है। तो उसके बाद न्यू फाइल नेम, फिर आप जो आप फाइल नेम देना चाहते हैं नया वो लिखेंगे, ठीक है। इसकी मैं एग्जांपल भी आपको बता देता हूँ, सिंपल है। जैसे हमने पिछले लेक्चर में बेटा एक हमने प्रोग्राम लिखा था, हमने नाम दिया था उसको सेव का, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं लिख दूँ नेम, ओल्ड फाइल नेम मेरा था सम, और उसके आगे मैं लिख दूंगा, अब यहाँ आगे नई जगह मैं इधर लिख रहा हूँ एज। उसके बाद मैं नया फाइल नेम मैंने फर्ज करने देना है सम ऑफ नंबर्स। मिसाल दे रहा हूँ आपको सिर्फ, मैं इस तरह अगर नाम देना है बेटा तो मैं नेम कमांड इस तरह यूज़ करूँगा। किस तरह? नेम, सबसे पहले नाम कमांड का, सम जो ओल्ड फाइल नेम था मेरा, सम था ओल्ड फाइल नेम। उसके बाद एस सम ऑफ नंबर्स। एज लिखने के बाद आपने जो न्यू फाइल आपने नाम देना है वो लिखना है, ठीक है। तो ये आपकी छोटी सी एग्जांपल है, हम इसको अभी देखेंगे प्रैक्टिकली। ये जो बेटा रीनम कमांड है, ये क्या करती है? री नंबर प्रोग्राम लाइन्स, मतलब जो आप प्रोग्राम लाइन लिखते हैं बेसिक में, अपना प्रोग्राम लिखते हैं, अगर उनको आपने रीनेम करना है तो फिर क्या करता है वो? री नंबर प्रोग्राम लाइन। यहाँ पे रीनेम को मतलब आप री नंबर ही समझे, क्योंकि आपको पता है लाइन नंबर्स किसकी फॉर्म में होते हैं? नंबर्स की फॉर्म में, डिजिट्स की फॉर्म में होते हैं, मतलब 10, 20, 30, ठीक है, नंबर्स की फॉर्म में होते हैं। तो इसलिए उसने कहा री नंबर प्रोग्राम लाइन्स। अब ये बड़े ध्यान से बेटा आपने देखनी है कमांड, क्योंकि ये हम प्रैक्टिकली तो देखेंगे, अभी ज़रा ध्यान से समझें इसको। इसका जो सिंटैक्स है वो बहुत ध्यान से समझना है आपने। सिंटैक्स इज रीनम कमांड का नाम, न्यू लाइन नंबर। न्यू लाइन नंबर जो आप चाहते हैं अब लाइन नंबर हो वो आप यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब लाइन नंबर आपको पता है कहाँ से स्टार्ट होता है? बाय डिफॉल्ट तो 10 से होता है, लेकिन आप 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। 0 2 6 5 5 2 9, ये हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था इस चैप्टर के, ठीक है। नेक्स्ट ओल्ड लाइन नंबर।
ओल्ड लाइन नंबर जो इस वक्त चल रहा है आपका, मतलब आपने फर्ज करें एक प्रोग्राम लाइन में, मैं इस तरह आपको समझाता हूँ, आपने एक प्रोग्राम लिखा है जिसमें लाइन नंबर 10, 20, 30, 40, 50, ये आपका क्या है बेटा, लाइन नंबर इस तरह चल रहा है, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि न्यू लाइन नंबर इस तरह हो कि अगर आप लिखें न्यू लाइन नंबर, आप लिखें इस तरह 100, 110, 120, 130, इस तरह ये आप चाहते हैं, इस तरह आप आए मेरा लाइन नंबर प्रोग्राम के साथ, तो फिर आप रीनम कमांड यूज़ करेंगे, ठीक है। अब गौर से देखें दोबारा सिंटेक्स, रीनम न्यू लाइन नंबर, ओल्ड लाइन नंबर, न्यू लाइन नंबर जो आप अब देना चाहते हैं, ओल्ड लाइन नंबर जो इस वक्त चल रहा है, एग्जिस्टिंग है, और उसके बाद इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट का मतलब मैंने बताया था इजाफा या इंक्रीज, कितने का आप इंक्रीज चाहते हैं लाइन नंबर में। आपको पता है बाय डिफॉल्ट क्या होता है बेटा, इंक्रीज 10, इन सबकी वैल्यूज बाय डिफॉल्ट 10 ही रहेगी। अगर आप कुछ नहीं लिखेंगे ना, आप सिंपल लिख देंगे रीनम, तो फिर बाय डिफॉल्ट सबकी वैल्यू 10 होगी। अगर आपको एक चीज़ नहीं लिखते इसमें से, वो अभी हम एग्जांपल में देखते हैं तब क्या होगा, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर सबकी वैल्यू आपको पता है बाय डिफॉल्ट 10 ही होती है लाइन नंबर के लिहाज से, तो इसलिए बाय डिफॉल्ट 10 से वो हमेशा स्टार्ट करेगा अगर उसको कोई इनमें से चीज़ ना मिले, ठीक है। अगर कोई भी नहीं मिलेगी तब तो वो जाहिर है तीनों को 10 समझेगा, ठीक है। अब हम ध्यान से देखना आप लोगों ने किस तरह ये एग्जाम्पल से समझें। यहाँ मैंने आपको एग्जाम्पल बता रहा था 10, 20, 30, 40, 50, ये आपका क्या है बेटा, एग्जिस्टिंग लाइन नंबर या ओल्ड लाइन नंबर। आप चाहते हैं न्यू लाइन नंबर ये हो 100, 110, 120, 130, इस तरह 140, 150, इस तरह ही आगे चलेगा, ठीक है। अब आप देख रहे हैं किस तरह लिखेंगे आप इस तरह बेटा इसको लिख सकते हैं, रीनम, उसके बाद क्या है न्यू लाइन नंबर। न्यू लाइन नंबर आप चाहते हैं कहाँ से स्टार्ट हो, आप ये नहीं डालेंगे ब्रैकेट, आपको पता है ब्रैकेट नहीं हम डालते, ये सिर्फ सिंटेक्स के लिए। न्यू लाइन नंबर है बेटा 100, उसके बाद डालेंगे आप एक कॉमा, जैसे कॉमा यहाँ डाला हुआ है इसी तरह सेम। उसके बाद ओल्ड लाइन नंबर क्या है 10, ओल्ड लाइन नंबर क्या है बेटा 10, और इंक्रीमेंट कितने का चाहते हैं आप, 10 के ही चाहते हैं, फर्ज करें आप, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 10, तो ये बेटा होगा सिंटेक्स। अगर मैं लिख दूंगा ये, तो फिर क्या होगा कि इस तरह ये लाइन नंबर री नंबर हो जाएंगे, ठीक है। अब अगर मैं चाहता हूं कि इंक्रीमेंट 10 का ना हो 20 का हो, तो फिर मैं यहाँ 20 लिख दूंगा, तो फिर 100 के बाद 120, फिर 140, फिर 160, 180, इस तरह फिर चलेगा, ठीक है। अभी हम जब करेंगे तब आपको आएगा समझ कैसे होगा ये। एक और बात बता दूं, अगर आप चाहते हैं कि आपने ये ठीक है री नंबर कर लिया, लेकिन आप चाहते हैं नहीं मुझे वापस चाहिए दोबारा जो पहली वाले लाइन नंबर थे, रीसेट करना है मतलब आपने इनको, तो आप सिंपल लिखेंगे री नम और एंटर प्रेस कर देंगे। उससे क्या होगा, ये बाय डिफॉल्ट जो भी वैल्यूज होंगी उनको उस प्रोग्राम के मुताबिक एडजस्ट कर देगा। मतलब दोबारा बेटा क्या होगा कि वही वाले लाइन नंबर 10, 20, 30, 40, 50 आ जाएंगे, ठीक है। अब हम आते हैं बेटा, नेक्स्ट हमारी कमांड है रन कमांड। नेक्स्ट कमांड कौन सी है, रन कमांड। अब इससे पहले मैं आपको एक बार बता दूं कि आपने इनकी शॉर्टकट कीज भी आपको याद होनी चाहिए कुछ कमांड्स की। जैसे आपको F1 बताई थी लिस्ट कमांड की, F2 रन कमांड की है, F3 लोड कमांड की है, F4 सेव कमांड की है जो भी हमने पढ़नी है, ठीक है। तो अब हम दोबारा आते हैं वापस रन कमांड पे। क्या है इसका पर्पस, एग्जीक्यूट द प्रोग्राम करेंटली इन मेमोरी, मतलब जो भी प्रोग्राम मेमोरी में इस वक्त होगा उसको वो एग्जीक्यूट या रन कर देगा, ठीक है। अब मेमोरी में कौन सा प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम बेटा होता है जो लोड हुआ हुआ होता है, ठीक है। एक और बात उससे लिखी है जो मैंने यहाँ नहीं लिखी अभी, कि बेटा वो कहता है कि अगर मेमोरी में कोई प्रोग्राम लोड नहीं हुआ हुआ, मतलब कोई प्रोग्राम मेमोरी में फिलहाल नहीं है, फर्ज करें कोई प्रोग्राम इस वक्त मेमोरी में नहीं है, तो फिर क्या करें, पहले उसको लोड करवाएं मेमोरी से, मेमोरी में लेके आए, फिर उसके बाद उसको रन करें। रन दो है इसके बेटा, इसके सिंटेक्स, रन लाइन नंबर कॉमा आर, फिर रन फाइल नेम कॉमा आर। अब बेटा ये दोनों ऑप्शनल हैं, मतलब अगर आप लाइन नंबर नहीं भी लिखेंगे तब आपका जो प्रोग्राम इस पर चल रहा होगा वो तमाम का तमाम रन हो जाएगा, ठीक है। मतलब जितनी लाइंस हैं सारी रन हो जाएंगी। लेकिन अगर आप स्पेसिफिक लाइन नंबर दे देंगे, फर्ज करें रन 10-30 लिख देंगे आप, ठीक है। मिसाल दे दूं आपको, ये मतलब आप लिख देंगे रन कुछ स्पेसिफिक लाइन, इतनी लाइन मुझे चाहिए 10 to 30 या 10 to 40, तो फिर बेटा सिर्फ उतनी लाइन को वो रन करेगा। आर का मतलब ये है बेटा कि आर असल में यूज होता है जब आपने फाइल्स ओपन रखनी हो, मतलब ये क्या करता है, डेटा फाइल्स को ओपन रखता है, ठीक है। डेटा फाइल्स का मतलब क्या है, अब आपने आगे जाके चैप्टर 5 में पढ़ना है, प्रोग्राम फाइल्स होती हैं और एक डेटा फाइल्स होती हैं। प्रोग्राम फाइल्स में आपका कोड पड़ा होता है, डेटा फाइल्स में आपका पड़ा होता है डेटा जिससे उस प्रोग्राम ने रन होना होता है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो डेटा फाइल्स हैं वो ओपन रहें तो आप ये आर साथ लिख सकते हैं, ठीक है, फाइल नेम कॉमा आर। उसके बाद नेक्स्ट
रन फाइल नेम कॉमा आर, ये मैं बता रहा था आपको फाइल नेम। अब फाइल नेम बेटा देना बहुत ज़रूरी है अगर आप आर कमांड लिख रहे हैं, क्योंकि उसको पता चल जाएगा कि मैं किस फाइल नेम की फाइलें डेटा फाइल्स ओपन करके रखूँ, ठीक है। तो जब फाइल नेम हो तो आर तो लाजमी होना चाहिए, ठीक है। लाइन नंबर में वैसे लाजमी है, कोशिश करें आप दोनों में लिखें इसको, ठीक है। ये तो तब होता है बेटा जब आपके पास बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम हो। आपके लेवल पे जो प्रोग्राम होंगे उसमें आपको रन के बाद कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल रन लिखेंगे और प्रोग्राम रन हो जाएगा। क्यों, हम जो करेंगे इस बुक में प्रैक्टिकल में वो बेटा वही प्रोग्राम होंगे जो उस वक्त मेमोरी में लोड हुए होंगे, हमें कोई पुराना प्रोग्राम लोड करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ज़रूरत पड़ेगी भी तो फिर उसमें डेटा फाइल इतनी नहीं होगी, कॉम्प्लेक्स नहीं होगी वो, ठीक है। नेक्स्ट, सेव कमांड। Save command is used to save the program on the disk for later use। क्या मतलब later use का मतलब बाद में अगर आप इस्तेमाल करना चाहें। आप बेटा फाइल को क्यों सेव करते हैं, ताकि आप जाहिर है बाद में उसको देख सकें या इस्तेमाल कर सकें या उसमें कोई चेंजेस कर सकें, आप इसलिए अपने पास फाइल को सेव करते हैं। तो यही बात लिखी है उसने, सेव द प्रोग्राम ऑन डिस्क, डिस्क का मतलब हार्ड डिस्क, फॉर लेटर यूज, बाद में इस्तेमाल करने के लिए। मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट, सिंटैक्स। इसके भी बेटा दो सिंटैक्स हैं, एक है सेव फाइल नेम कॉमा ए, नेक्स्ट सेव फाइल नेम कॉमा पी। अब बेटा इन दोनों में क्या फ़र्क है, असल में ये फाइल फॉर्मेट हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आप ना ए लिखते हैं ना पी लिखते हैं, आप सिर्फ सेव, उसके बाद कोटेशन मार्क्स में फाइल नेम और एंटर प्रेस कर देते हैं। अब जब बेटा आप ये काम करते हैं तो फिर जो बेसिक है वो कॉम्प्रेस्ड बाइनरी फॉर्मेट में आपकी फाइल को सेव करते हैं। अब कॉम्प्रेस्ड बाइनरी फॉर्मेट क्या है, आपको पता है कि आपका कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज ही समझता है या मशीन कोड समझता है, वो आपके सब इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को या इंग्लिश सेंटेंसेस को बाइनरी में कन्वर्ट करता है। तो कॉम्प्रेस्ड बाइनरी फॉर्मेट का मतलब कि वो उस बाइनरी फॉर्मेट का वो साइज थोड़ा सा कम कर देते हैं, कंप्रेस कर देते हैं ताकि मेमोरी में लोड ना पड़े, तो वो है कॉम्प्रेस्ड बाइनरी फॉर्मेट, ठीक है। उसके बाद है ए और पी। अब ए है बेटा आपका, आपने पढ़ा था लास्ट ईयर 9th में चैप्टर नंबर 5 आस्की, याद है आपको, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, आस्की। ए स्टोर करता है फाइल को आस्की फॉर्मेट में, ठीक है। ये भी आपको पता है कैसे, हमने पढ़ा था, पूरा टेबल की फॉर्म में होता है आस्की टेबल, उसमें हर कैरेक्टर का एक पर्टिकुलर कोड होता है, ठीक है, जिससे फिर आप कन्वर्ट करते हैं उसको बाइनरी में। नेक्स्ट है पी। पी है बेटा असल में, पी का मतलब है यहाँ प्रोटेक्टेड फॉर्मेट है, ये प्रोटेक्टेड फॉर्मेट है, इसका नाम है इनकोडेड, इनकोडेड बाइनरी फॉर्मेट है ये प्रोटेक्टेड फॉर्मेट है असल में। इसमें क्या होता है, इसमें आपकी फाइल की प्रोटेक्शन ज़्यादा हो जाती है, मतलब इसको आपको अगर इनकोड करना पड़े, मतलब किसी और फॉर्मेट में लेके जाना पड़े आपको, किसी और लैंग्वेज में, तो आप लेके जा सकते हैं। लेकिन ये पी वाला प्रोटेक्टेड फॉर्मेट हाई लेवल पे यूज़ होता है, आपके बेसिक लेवल पे ये यूज़ नहीं होता। अगर इसने हाई लेवल प्रोग्रामिंग करनी है बेसिक में ही, वैसे तो बेसिक लैंग्वेज आपको पता है बहुत ही कम यूज़ हो रही है, तकरीबन ख़त्म हो गई है, ऑब्सोलीट हो चुकी है ये, तो इसीलिए हम पढ़ रहे हैं। फिर भी इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर बुक चेंज हो जाएगी तो इंशाल्लाह कोई नई लैंग्वेज हम पढ़ेंगे। तो इसी तरह यहाँ पे P मैंने आपको बताया ये प्रोटेक्टेड फॉर्मेट है, ठीक है, बस आप इतना इसको समझ लें, बुक में भी उसने इतना ही बताया आपको, ठीक है। ए और पी का मैंने बता दिया। और बाय डिफॉल्ट क्या होता है, अगर आप कुछ नहीं लिखते तो वो होता है बेटा कंप्रेस्ड बाइनरी फॉर्मेट में, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट कमांड है, और ये सबसे आसान कमांड है, जो दो कमांड सबसे आसान है GW बेसिक की, उनमें से एक है ये नंबर 1 पे है, क्योंकि ये सबसे आसान है। ये इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होती है, मतलब बच्चे खुश होते हैं इस्तेमाल करके इसको, क्यों, क्योंकि ये GW बेसिक को क्लोज कर देती है, एग्जिट कर देती है, ठीक है। तो ये कौन सी कमांड है, सिस्टम। मैं उनके लिए कह रहा हूँ जिनको प्रोग्रामिंग अच्छी नहीं लगती, उनके लिए ये अच्छी कमांड है कि फ़ौरन सिस्टम लिखें तो GW बेसिक बंद हो जाती है, ठीक है। ये उनके लिए मैं कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी पढ़नी तो है ना। क्या है इसका पर्पज़, यूज टू एग्जिट फ्रॉम GW बेसिक एंड रिटर्न टू ऑपरेटिंग सिस्टम इन्वायरमेंट, कि आप एग्जिट करें GW बेसिक से और वापस आ जाएं ऑपरेटिंग सिस्टम इन्वायरमेंट में, ठीक है, जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। नेक्स्ट सिंटैक्स बहुत ही आसान है, सिर्फ आपने लिखना है सिस्टम और एंटर प्रेस कर देना है, तो फिर क्या होगा बेटा, आपका जो GW बेसिक है वो क्लोज हो जाएगी। ये हम आज देख लेंगे जब हम वर्क फॉर डे 10 भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है, क्योंकि 10 में मैं फिर कंप्लीट करवाऊंगा आपको स्टेटमेंट्स, आखिर में ये मैं आपको सिस्टम कमांड बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बेटा हमने जो पढ़ना है वर्क फॉर डे 9 में, वो बस हमारा इतना ही था, बाकी है शॉर्ट क्वेश्चन और प्रैक्टिकल वर्क, वो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो उसके बाद आपको पेज नंबर बता देता हूँ, पेज नंबर 24 है बुक का।
और 25, 26 यहाँ तक हमने किया है, ठीक है। RMDIR में कमांड आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ, तो इसलिए ये मैंने नहीं पढ़ाई। उसके बाद बेटा हमारी जो कमांड्स रह गई हैं वो 1, 2, 3 कमांड्स रह गई हैं और 3 ही स्टेटमेंट्स पढ़नी है हमने, ठीक है। तो वो वर्क फॉर डे 10 में करेंगे, ठीक है। और जो शॉर्ट क्वेश्चन है इस डे के वो हम अभी जब कर रहे होंगे प्रैक्टिकल उसी वक्त देखेंगे। तो यहाँ तक हमारा वर्क फॉर डे 9 का प्रैक्टिकल वर्क कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं वर्क फॉर डे 9 का प्रैक्टिकल वर्क और साथ ही हम इसके बुक रीडिंग भी करेंगे। नेम कमांड, दिस कमांड इज यूज्ड टू रीनेम अ फाइल। सिंटैक्स, नेम ओल्ड फाइल नेम as new file name. Interpretation, the file will be renamed, the old file name is replaced by new file name. एग्जाम्पल दी हुई है उसने, नेम remarks.doc, ये उसने doc एक डॉक्यूमेंट फाइल है उसको रीनेम किया हुआ है, ठीक है। एज RMKS उसने इस तरह शॉर्ट फॉर्म लिख दी है। gives the name rmks.doc to the file remarks.doc। अब बेटा मैंने फाइलें कुछ पहले से बना के रखी हुई हैं। एक हमने लास्ट टाइम फाइल बनाई थी सम की, एक मैंने एवरेज की फ़ाइल बनाई और एक मैंने स्टॉप। ये हमने डे 10 में देखेंगे कि स्टॉप स्टेटमेंट क्या होती है। उसके लिए मैंने फ़ाइल पहले से बना के रखी है ताकि हमारा टाइम ज़ाया ना हो कि हम टाइप करें। मैं आपको एग्जैक्ट कमांड समझानी है। राइट करना प्रोग्राम हम देख चुके हैं इस चैप्टर के स्टार्ट में, तो हम सम वाले प्रोग्राम को फ़िलहाल रीनेम करते हैं, ठीक है, नेम कमांड से। 3 फाइलें मैंने दिखाई हैं बेटा अभी आपको, उसमें हम किसी एक फ़ाइल का नाम चेंज करते हैं, ठीक है। हम लिखते हैं सबसे पहले नेम, ठीक है। उसके बाद लिखते हैं ओल्ड फाइल नेम, उसका नाम था सम, याद होगा आपको। .bas, BAS क्या है? .bs एक्सटेंशन है। आगे AS लिखें जो आप लिखते हैं सिंटैक्स के साथ। न्यू फाइल नेम, न्यू फाइल में इसको कर रहा हूँ मैं sum1, क्या नाम दे रहा हूँ इसको मैं फाइल को? sum1। ये करके एंटर प्रेस कर दें। ओके का मैसेज आ गया, इसका मतलब है कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अब हम देखते हैं पहले विंडोज़ में कि क्या ये हो गया नाम चेंज। जी बेटा ये देखें फाइल नेम चेंज हो गया sum1 का, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये sum1 रीनेम उसने कर दिया है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं अब कि अब लोड करते हैं बेटा इस फाइल को। लोड F3 से लोड होता है, ठीक है। या लोड आप लिख लें सम, पहले मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ सम ताकि हम देखें क्या उसने रीनेम किया भी है कि नहीं, देखना अब एरर आता है कि नहीं आता। एंटर प्रेस करें। फाइल नॉट फाउंड, क्या एरर आया बेटा? फाइल नॉट फाउंड। क्यों नहीं मिली उसको फाइल? क्योंकि अभी हमने उसका नाम चेंज किया है इस फाइल का sum1 से, ठीक है बेटा। अब हम जो हमने फाइल को रीनेम किया था अभी उसको लोड करवा के देखते हैं क्या वो सही लोड हो रही है। पहले मैंने आपके सामने नाम जो पहले वाला था वो रखा था, वहाँ पे एरर आया था फाइल नॉट फाउंड। अब मैं नया नाम रखता हूँ sum1.bas। एंटर प्रेस कर दें। ओके इसका मतलब है कोई एरर नहीं आया। अब हम इसको बेटा लिस्ट निकालते हैं इसकी F1 से। एंटर, ये बेटा मेरा प्रोग्राम था, इसको आप देख सकते हैं ये हमारे सामने आ गया, ठीक है। ये कमांड हमने पढ़ ली। नेक्स्ट कमांड है बेटा हमारी रीनम कमांड। रीनम आपको पता है रीनंबर करती है प्रोग्राम लाइन्स को। दिस कमांड इज यूज टू रीनंबर द प्रोग्राम लाइन्स। सिंटैक्स आपको मैंने बता दिया था। इंटरप्रिटेशन पे आए बेटा डायरेक्ट। न्यू नंबर इज द स्टार्टिंग लाइन नंबर इन द न्यू सीक्वेंस। जब नए सीक्वेंस में जो नंबर होगा स्टार्टिंग वो होगा न्यू लाइन नंबर। द डिफॉल्ट इज 10, ये मैं बता चुका हूँ। ओल्ड नंबर इज द लाइन इन द करंट प्रोग्राम। ओल्ड नंबर क्या है? जो करंट प्रोग्राम में लाइन है। वेयर री नंबरिंग इज टू बिगिन, जहां से री नंबरिंग स्टार्ट होनी है। मैंने आपको बोर्ड पे समझाई थी एग्जांपल। द डिफॉल्ट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ द प्रोग्राम। डिफॉल्ट क्या होती है? हमेशा फर्स्ट लाइन। इंक्रीमेंट इज द इंक्रीमेंट टू बी यूज इन द न्यू सीक्वेंस। इंक्रीमेंट वो है बेटा जो आप न्यू सीक्वेंस में यूज करेंगे। द डिफॉल्ट इज 10, ये आपको पता है डिफॉल्ट 10 होता है। एग्जाम्पल्स में सबसे पहले रीनम, असाइन न्यू नंबर्स टू द होल प्रोग्राम इफ डिफरेंट स्टार्टिंग फ्रॉम लाइन नंबर 10 विद द डिफॉल्ट इंक्रीमेंट ऑफ 10। मैंने आपको बताया था बेटा रीनम सिंपल जो है, जो सिंपल रीनम है, जब आप कुछ नहीं लिखते इसके आगे तो ये असल में रीसेट करने के लिए या बाय डिफॉल्ट वैल्यूज के लिए आता है। तो उसने यही कहा है असाइन न्यू नंबर्स टू द होल प्रोग्राम इफ डिफरेंट स्टार्टिंग फ्रॉम लाइन नंबर 10। अगर तो कोई और लाइन नंबर है तो ठीक है, वरना वो लाइन नंबर 10 से स्टार्ट करेगा विद द डिफॉल्ट इंक्रीमेंट ऑफ 10। और इंक्रीमेंट भी कितने का होगा? 10 का। ये भी हम देखते हैं। रीनम 80,30, क्या मतलब है इसका? रीनम 80 का मतलब कौन सा लाइन नंबर है? ये न्यू लाइन नंबर, और ओल्ड लाइन नंबर उसने नहीं दिया। और 30 क्या है? इंक्रीमेंट। इसका मतलब असाइन न्यू नंबर्स टू द होल प्रोग्राम स्टार्टिंग फ्रॉम द लाइन नंबर 80। मतलब स्टार्ट वो करेगा न्यू लाइन नंबर 80 से, क्योंकि 80 लिखा हुआ है।
विद द इंक्रीमेंट ऑफ 30 इन द लाइन नंबर्स। अब ओल्ड लाइन नंबर कोई नहीं है तो वो ओल्ड को फिर एज्यूम ही नहीं करेगा, मतलब डायरेक्ट वो न्यू लाइन नंबर से आ जाएगा, ओल्ड को वो देखेगा नहीं क्योंकि हमने ओल्ड लिखा ही नहीं है, तो इसलिए वो नए के लिहाज से 80 से शुरू करेगा और 30 का इंक्रीमेंट करेगा। नेक्स्ट है रीनम 150, 70, 50। अब गौर से देखें, ये मैंने आपको इस तरह की एग्जाम्पल बोर्ड पे करवाई थी। 150 न्यू लाइन नंबर, 70 ओल्ड लाइन नंबर, 50 इंक्रीमेंट। नेक्स्ट पेज पे है असाइन न्यू नंबर्स टू लाइंस फ्रॉम 70 to the end of the program such that new sequence will start from 150। क्यों 150 से स्टार्ट हो रहा है? क्योंकि हमने यहाँ लिखा हुआ है बेटा 150 फर्स्ट वाले में, that is line number 70 will be renumbered to 150, ठीक है, रीनंबर हो जाएगी वो। and increment of 50 is made for each next time। इंक्रीमेंट कितने का होगा? 50 का। अब हम इसको बेटा अप्लाई करते हैं अपने इस प्रोग्राम में। गौर से बेटा देखिएगा इसको कैसे अप्लाई करना है। पहले मैं कर रहा हूँ बेटा रीनम। अब हम क्या करते हैं, 10, 20, 30, 40 है, हम करते हैं 100 से। पहले लिखूंगा मैं न्यू लाइन नंबर 100, कॉमा ओल्ड लाइन नंबर क्या है मेरा 10 से स्टार्ट हो रहा है, कॉमा इंक्रीमेंट में दूंगा 20 का इसमें। एंटर प्रेस कर दें। ओके आ गया, इसका मतलब है हो गए हैं रीनम। कैसे पता चलेगा? दोबारा लिस्ट निकालें इसकी, F1 प्रेस कर दें, एंटर। ये देखें वही प्रोग्राम है सेम, बस चेंज क्या है बेटा, इसलिए मैंने दोनों ओपन रखे हुए हैं। 10, 20, 30, 40 ये क्या है 100, 120, 140, 160। चेंज कैसे हो गए? इस रीनम कमांड से। कहाँ से स्टार्ट हुआ था ये? न्यू लाइन नंबर 100 से। ओल्ड लाइन नंबर क्या था 10, इंक्रीमेंट कितने का है 20 का, 100, 120, 140, 160। तो ये आपको आगे समझ। अगर अब मैं बेटा ये चाहता हूँ कि मैं दोबारा इसको ले आऊँ 10, 20, 30, तो मैं क्या लिखूंगा? सिंपल रीनम। उससे पहले मैं आपको वो वाला बता देता हूँ एग्जाम्पल जो दूसरी दी है उसने। फर्ज करें न्यू लाइन नंबर है मेरा 200 और ओल्ड लाइन नंबर मैं बेटा नहीं दे रहा, मैं जैसे बुक में किया उसने कॉमा कॉमा, मतलब मैंने कुछ नहीं दिया, इंक्रीमेंट में दे रहा हूँ 50 का, ठीक है। अब एंटर प्रेस कर दें। ओके आ गया। अब निकालें लिस्ट, एंटर प्रेस कर दें। यहाँ पे देखें बेटा क्या है फ़र्क, कहाँ से स्टार्ट किया उसने 200 से और उसके बाद कहाँ गया 250, फिर 300, फिर 350। क्यों? क्योंकि बेटा हमने ओल्ड लाइन नंबर नहीं दिया था। अगर आप ओल्ड लाइन नंबर नहीं देते तो वो बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट लाइन जो होती है प्रोग्राम की उसी को वो उठा लेता है, ठीक है। तो इसलिए उसने कहाँ से स्टार्ट किया 200 से, क्योंकि मैंने न्यू लाइन नंबर दिया था। ओल्ड लाइन नंबर नहीं दिया, उसने इंक्रीमेंट कितने का किया 50 का, 200, 250, 300, 350। तो मैंने आपको ये एक ही स्क्रीन पे सारा दिखा दिया किस तरह ये रीनम कमांड वर्क करती है। अब हम आते हैं लास्ट पे कि हम इसको रीसेट करना चाहते हैं, तो सिंपल लिख दो रीनम। स्क्रीन के एंड पे देखें आप, ये देखें यहाँ पे देखें, ये मैं चेक कर रहा हूँ इधर, यहाँ पे देखें सारे। अब एंटर प्रेस कर दें, ठीक है। ओके आ गया। अब दोबारा निकालें, इसको मैं करता हूँ CLS ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। लिस्ट निकालें। अब याद है हमने आखिर में क्या किया था, रीनम, सिंपल रीनम। अब देखें मैंने रीनम किया था तो दोबारा बाय डिफ़ॉल्ट वही लाइन नंबर्स आ गए हैं 10, 20, 30, 40, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आते हैं हम, कमांड हमारी है RMDI, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में करवा दी थी। रन कमांड, दिस कमांड इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम करंटली इन मेमोरी। इफ द प्रोग्राम इज नॉट इन द मेमोरी इट फर्स्ट लोड एंड देन रन इट। ये मैंने आपको थ्योरी में समझाया था कि अगर प्रोग्राम मेमोरी में नहीं है तो पहले लोड होगा फिर रन होगा वो। तो क्या सिंटेक्स है, रन लाइन नंबर कॉमा आर, रन फाइल नेम कॉमा आर, ठीक है। इंटरप्रिटेशन पढ़ लो इसकी। बाय डिफॉल्ट द रन कमांड स्टार्ट्स एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम फ्रॉम द बिगिनिंग। बाय डिफॉल्ट कहाँ से शुरू करते हैं, स्टार्ट से, ठीक है, जब आप रन के साथ कुछ भी नहीं लिखते। However, if the line number is specified, then the execution of the program starts from that particular line number। अगर आप चाहते हैं कि खास लाइन नंबर से प्रोग्राम मेरा रन होना स्टार्ट हो तो आप फिर ये वाला सिंटेक्स फर्स्ट वाला यूज़ करेंगे। When the file name is specified, जब फाइल नेम आप दें with run command, it closes all opened files। अब क्या होता है बेटा, तमाम ओपन फाइल को ये क्लोज कर देता है रन कमांड। एंड डिलीट्स ऑल मेमोरी कंटेंट्स बिफोर लोडिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द स्पेसिफाइड फाइल फ्रॉम द डिस्क। अभी थोड़ी लेंथी बात कर दी है, इसको यहाँ तक देखते हैं पहले। क्लोजेज ऑल ओपन फाइल, मतलब आर क्या करता है, तमाम ओपन फाइल को क्लोज कर देता है, ये मैंने आपको बताया था। एंड डिलीट्स ऑल मेमोरी कंटेंट्स, मेमोरी कंटेंट मेमोरी में जो भी इस वक्त मौजूद है वो उसको क्या कर देता है, डिलीट। बिफोर लोडिंग
एंड एग्जीक्यूटिंग द स्पेसिफाइड फाइल फ्रॉम द डिस्क। अब यहाँ पे बेटा वो बात कर रहा है कि अगर आप फाइल नेम साथ देंगे तो फिर उस पर्टिकुलर फाइल नेम की सब चीज़ें आ जाएंगी, जो पुरानी फाइल नेम या जो लोड हुई भी होगी इस वक्त, जो प्रोग्राम फिलहाल लोड होगा मेमोरी में और वो आप नहीं चाहते कि रन हो, तो क्या होगा, कंटेंट्स उसके सारे लॉस्ट हो जाएंगे या डिलीट हो जाएंगे। अब फाइल नेम अगर आप देंगे तो फिर उस स्पेसिफिक फाइल नेम की सब चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो फाइल नेम आपने देना तब ज़रूरी है जब आप चाहते हैं कोई ख़ास फाइल मेरी इस वक्त रन हो, ये ना हो जो इस वक्त फिलहाल मेमोरी में लोड है सिर्फ वो रन हो जाए, तो इसलिए ध्यान से काम करना है आपने। द आर ऑप्शन इज यूज टू कीप ऑल डेटा फाइल्स ओपन। ये मैंने बताया था कि आपने तमाम डेटा फाइल्स को ओपन करने के लिए आप यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो, यहाँ पे ऊपर बता रहा था वो इट क्लोजेज ऑल ओपन फाइल्स, वो कह रहा था तमाम फाइल्स को क्लोज कर देता है, ओपन फाइल्स को, मतलब ये डेटा फाइल्स की नहीं प्रोग्राम फाइल्स की बात हो रही है, यहाँ पे अब डेटा फाइल्स की बात हो रही है। द आर ऑप्शन इज यूज टू कीप द ऑल डेटा फाइल्स ओपन ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ रन कमांड, क्योंकि डेटा फाइल से डेटा आ रहा होता है बेटा, इसीलिए वो ओपन रहती हैं। एग्जाम्पल बेटा सिंपल है, रन टेबल डॉट बी एस आर एग्जीक्यूट टेबल डॉट बी एस विदाउट क्लोजिंग डेटा फाइल। विदाउट क्लोजिंग मतलब डेटा फाइल्स को क्लोज नहीं करेगा। बेटा एक बात मैंने आपको नहीं बताई थी जब मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा था, वो ये है, इफ़ यू आर यूजिंग द स्पीकर ऑन द कंप्यूटर, अगर आप स्पीकर यूज कर रहे हैं अपने कंप्यूटर पे, प्लीज नोट दैट एग्जीक्यूटिंग द रन कमांड, जैसे ही आप रन कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे, विल टर्न ऑफ एनी साउंड दैट इज करंटली रनिंग एंड विल रीसेट टू म्यूजिक फॉरग्राउंड। क्या होगा अगर आप स्पीकर आपके ऑन है बेटा, आप स्पीकर यूज कर रहे हैं कंप्यूटर पे और आपने रन कमांड भी एग्जीक्यूट किया है GW बेसिक में, तो क्या होगा, रन कमांड से विल टर्न ऑफ एनी साउंड, जो भी साउंड उस वक्त चल रही होगी कंप्यूटर में वो क्या हो जाएगी, टर्न ऑफ हो जाएगी, बंद हो जाएगी, दैट इज करंटली रनिंग, जो रन हो रही होगी, एंड विल रीसेट टू म्यूजिक फॉरग्राउंड, और क्या हो जाएगा, म्यूजिक फॉरग्राउंड पे वो रीसेट हो जाएगी। अब म्यूजिक फॉरग्राउंड क्या है, फॉरग्राउंड का मतलब होता है आगे, वैसे तो जो भी आप म्यूजिक चला रहे होते हैं वो फॉरग्राउंड में आ जाएगा आपके, ठीक है, मतलब सामने आ जाएगा आपके, ठीक है। ये आप वैसे मैं दिखा नहीं सकता आपको प्रैक्टिकली क्योंकि स्पीकर भी फिलहाल नहीं है, ये फिलहाल उसने वैसे ही बात की हुई है, ये आप उसको घर में देख लीजिएगा, इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, असल इंपॉर्टेंट बात एग्जाम्पल में की हुई है और आर ऑप्शन है इसकी, ठीक है। तो हम इसको अब देखते हैं, आर ऑप्शन को हम इसी प्रोग्राम को जो लोड हुआ हुआ इसको करते हैं रन। मैं फाइल नेम भी चलें लिख देता हूँ, sum1 हमने रखा था इसका नाम, इसको हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं हमेशा फाइल नेम को, sum1 डॉट BAS इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, और हम लिखते हैं कॉमा R, देखते हैं क्या होता है, एंटर, एंटर 2 नंबर्स, R बेटा मैंने लिख दिया है कैपिटल, चले कोई नहीं, ये केस सेंसिटिव नहीं है, हो जाएगा ये रन, 1,2, आंसर आ गया 3। अगर आपको लग रहा है R कैपिटल है तो मैं स्मॉल जो है R उससे भी आपको बता देता हूँ, रन sum1 डॉट BAS इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा स्मॉल r, ठीक है, एंटर प्रेस कर दें, वही काम है बेटा, मैंने बताया था सेम है, 1,7 कर लें, अब आंसर फिर भी 8 आ गया, ठीक है। तो हमारा प्रोग्राम रन हो गया, ठीक है। ये R का मैंने आपको फंक्शन बताया है, डेटा फाइल्स को ओपन करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट बेटा सेव कमांड, दिस कमांड इज यूज टू सेव द प्रोग्राम ऑन द डिस्क फॉर लेटर यूज। सिंटैक्स मैंने आपको बताए थे, ए और पी का मतलब, ये भी हम पढ़ते हैं इंटरप्रिटेशन में। बाय डिफॉल्ट GW बेसिक सेव्स द फाइल इन एन कॉम्प्रेस्ड बाइनरी फॉर्मेट, ये मैंने आपको बताया था, बाय डिफॉल्ट किस में सेव होता है, कॉम्प्रेस्ड बाइनरी फॉर्मेट में। इफ द ऑप्शन ए स्पेसिफाइड, अगर ए आपने स्पेसिफाई कर दी, द फाइल इज सेव्ड इन ASCII फॉर्मेट। ASCII क्या है बताया था, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इस फॉर्मेट में फिर वो सेव होती है। द ऑप्शन पी सेव्स द फाइल इन एन इनकोडेड बाइनरी फॉर्मेट, ये भी बताया था, इनकोडेड बाइनरी फॉर्मेट का एक और नाम था प्रोटेक्टेड फॉर्मेट, क्योंकि ये पी है, PC से है, ठीक है। वी कैन नॉट लिस्ट और एडिट अ फाइल सेव्ड इन प्रोटेक्टेड फॉर्मेट, ये मैंने आपको बात बताई नहीं थी, लेकिन आपको नाम से पता लग गया होगा कि आप चेंज नहीं कर सकते, ना लिस्ट कर सकते हैं इस फाइल को, ना एडिट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रोटेक्टेड फॉर्मेट है, ये सिक्योरिटी के लिए यूज होता है फॉर्मेट। हाउएवर इट कैन बी एग्जीक्यूटेड, लेकिन ये एग्जीक्यूट हो सकता है, मतलब लिस्ट और एडिट नहीं हो सकती है फाइल, लेकिन रन हो सकती है। एग्जांपल्स उसने दी हुई हैं 2 फाइलों की, एक को ए से सेव किया, एक को पी से किया, ठीक है। अब हम इसको करते हैं बेटा कोशिश, कोई और प्रोग्राम लिखते हैं, मैं एक प्रोग्राम लिखता हूँ बेटा। अच्छा एक और बात बता दूँ, जब आपने नया प्रोग्राम लिखना हो और तो फिर आपको न्यू करना पड़ता है, ये कमांड नहीं है आपकी बुक में नहीं, लेकिन आपको बहुत यूज़ आएगी प्रैक्टिकल्स में, तो न्यू लिख के फिर अगला प्रोग्राम शुरू करते हैं आप, ठीक है, ताकि वो पिछले वाले की जो तमाम मेमोरी है वो अरेज हो जाए, वेरिएबल सारे नए बने। अब मैं लिखता हूँ CLS, अब मैं यहाँ लाइन नंबर
10 में लिखता हूँ इनपुट, एंटर 2 numbers A, B। लाइन नंबर 20 में लिखते हैं हम प्रोडक्ट इज इक्वल टू A स्टेरिक B। लाइन नंबर 30 में लिखते हैं प्रिंट प्रोडक्ट सेमीकोलन प्रोडक्ट, एंटर 40 पे लिखते हैं एंड, और इस प्रोग्राम को करते हैं पहले रन, उसके बाद सेव करते हैं। तो करते हैं रन पहले बेटा, 2 नंबर से लिखते हैं 5, 2, आंसर हमारा आ गया 10। मैंने इक्वल टू नहीं डाला था लेकिन चलिए आंसर आ गया हमारा 10। अब बेटा इसको सेव करते हैं, नाम रखते हैं बेटा इसका multiplication.bas, ठीक है। और अब हम क्या करते हैं, कॉमा ए में करते हैं इसको स्टोर, ठीक है। एंटर प्रेस करते हैं। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आई है, एक एरर आया है बैड फाइल नंबर। इसका मतलब जो हमारा फिलहाल जो कंप्यूटर है या विंडोज़ है वो इसको इस तरह सेव करने नहीं दे रही इस फॉर्मेट में, ठीक है। अब बेटा इसके बाद जो कमांड है सिस्टम कमांड, ये हम देखेंगे वर्क फॉर डे 10 के लास्ट में जब हम इसको GW बेसिक को क्लोज करेंगे। इसके बाद बेटा नोट्स पे बेटा आ जाएं, शॉर्ट क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर 38 पेज नंबर 9, राइट डाउन द पर्पस सिंटैक्स एंड एग्जांपल ऑफ नेम कमांड। आप ये बुक से लिखेंगे विद हेडिंग्स, मैंने आपको नोट्स में दिया हुआ, आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 39, राइट डाउन द पर्पस सिंटैक्स एंड एग्जांपल ऑफ रीनम कमांड, ये भी बेटा आप बुक से देख लीजिएगा, सिंपल एक एग्जाम्पल आप लोग दे लीजिएगा रीनम की। क्वेश्चन नंबर 40 मैंने आपको लास्ट सेक्शन में बता दिया था RMDIR का। पेज नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 41, राइट डाउन द पर्पस सिंटैक्स एंड एग्जांपल ऑफ रन कमांड, ये भी आप लिखेंगे इसका पर्पस, सिंटैक्स दोनों लिखेंगे और एग्जाम्पल। आगे क्वेश्चन नंबर 42, राइट डाउन द पर्पस सिंटैक्स एंड एग्जांपल्स ऑफ सेव कमांड, का लिखेंगे पर्पस, सिंटैक्स भी दोनों लिखेंगे, एग्जांपल्स भी दोनों लिखेंगे, ठीक है। एक ASCII फॉर्मेट की और एक इनकोडेड बाइनरी फॉर्मेट की, ठीक है। नेक्स्ट, राइट डाउन द पर्पस सिंटैक्स एंड एग्जांपल्स ऑफ सिस्टम कमांड, ये तो सिंपल है, आपने क्या लिखना है, इसका पर्पस, सिंटैक्स और एग्जाम्पल, ठीक है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 44, ये वर्क फॉर डे 10 का है, ये हम उस वक्त देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा वर्क फॉर डे 9 कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टार्ट वर्क फॉर डे 10। वर्क फॉर डे 10 में हमने अपनी रिमेनिंग जो कमांड्स हैं वो करनी है और साथ 3 GW बेसिक की स्टेटमेंट्स भी करेंगे, ठीक है, जो ऑपरेटर्स से पहले हैं। list कमांड, lprint कमांड, count कमांड, ये 3 कमांड हमारी लास्ट 3 हैं जो हम अभी इस डे में कंप्लीट करेंगे। list कमांड आपको नाम से पता लग रहा है लिस्ट कमांड की तरह है बिल्कुल, ठीक है, बस एक फ़र्क है, इसमें एक एक्स्ट्रा l है, ठीक है। अब वो l का मतलब क्या है, ये असल में बेटा प्रिंटर में यूज़ होती है। ये list भी और lprint भी दोनों बेटा ये प्रिंटर के लिए यूज़ होती हैं, और ये दोनों वो कमांड्स हैं जो मैं आपको प्रैक्टिकली नहीं दिखा सकता, इसलिए मैं इसकी बुक रीडिंग अभी करवाऊंगा आपको, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों कमांड्स आपने सिर्फ कॉन्सेप्चुअल मतलब इतना देखना है कि इनका पर्पस और सिंटैक्स क्या है, एग्जाम्पल भी इनकी कोई उसने बुक में नहीं दी, ठीक है। तो इसको देखते हैं। list कमांड, लिस्ट ऑल और पार्ट ऑफ द प्रोग्राम करंटली इन मेमोरी। यहाँ तक तो आप देख रहे हैं मेमोरी तक अगर मैं इधर हाथ रख दूँ, आखिरी 2 लफ्ज़ ना पढ़ें अगर आप अभी, तो ये तकरीबन वही बात है जो लिस्ट कमांड में की हुई थी उसने, ठीक है। कि क्या करता है, लिस्ट ऑल और पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, प्रोग्राम का तमाम हिस्सा या कुछ पार्ट क्या करता है, करंटली इन मेमोरी, जो मेमोरी में है इस वक्त उसको लिस्ट कर देता है। अब यहाँ पे आप आखिरी 2 लफ्ज़ भी पढ़ लेते हैं, टू प्रिंटर। अब ये चीज़ें हमें स्क्रीन पे नहीं दिखाता है लिस्ट, बल्कि प्रिंटर पे लेके जाते हैं, ठीक है। लिस्ट ऑल और पार्ट ऑफ द प्रोग्राम करंटली इन मेमोरी टू प्रिंटर, ठीक है, प्रिंटर पे लेके जाता है। सिंटैक्स क्या है, तकरीबन वही है जो लिस्ट का था। list लाइन नंबर डैश लाइन नंबर, मतलब स्टार्टिंग लाइन नंबर एंडिंग लाइन नंबर। नेक्स्ट सिंटैक्स list लाइन नंबर डैश, एंडिंग लाइन नंबर नहीं है, मतलब इसका क्या मतलब, अगर एंडिंग लाइन नंबर ना हो, टू द एंड ऑफ द प्रोग्राम, मतलब जहां से लाइन नंबर हम बता रहे हैं वहां से लेके टू द एंड ऑफ द प्रोग्राम वहां तक जाए। तो ये है बेटा list कमांड। सिर्फ फर्क क्या है कि ये आउटपुट जो भी है इसकी वो प्रिंटर पे जाती है, ये स्क्रीन पे नजर नहीं आती है आपको। नेक्स्ट lprint कमांड, फिर मैं आपको बुक से भी पढ़ाता हूँ अभी, ये दोनों जब कंप्लीट हो जाएंगी। इसका पर्पस क्या है, यूज टू प्रिंट डेटा एट द प्रिंटर। अब बेटा ये जो कमांड है इसको समझने के लिए थोड़ी आपको प्रिंट स्टेटमेंट समझनी पड़ेगी, जो आपने भी आगे काफ़ी आगे जाके पढ़नी है, ठीक है। तो इसलिए फिलहाल इसको इतना ही जितना है उतना ही देख लें आप, ठीक है, क्योंकि प्रिंट काफ़ी आगे जाके आपने पढ़नी है। यूज टू प्रिंट डेटा एट द प्रिंटर, क्या आपने अगर डेटा को प्रिंट करना है तो फिर आप क्या करेंगे, lprint कमांड को यूज़ करेंगे।
नेक्स्ट सिंटैक्स एल प्रिंट लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशंस, आगे सेमीकोलन। अब बेटा ये सिंटैक्स ध्यान से समझें, इसका इसने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बताएंगे इंटरप्रिटेशन में इसकी। लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशन बेटा स्ट्रिंग भी हो सकते हैं और न्यूमेरिक भी हो सकते हैं, ठीक है। और जो स्ट्रिंग एक्सप्रेशन हैं वो क्या होते हैं? असल में स्ट्रिंग लिटरल और वेरिएबल्स होते हैं। अब इसको समझने के लिए आपको इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे जाना पड़ेगा जो अभी आपने नहीं पढ़ा, ठीक है, वो हम लास्ट में पढ़ेंगे। पेज नंबर मैं आपको बता देता हूँ, पेज नंबर 37, प्रिंट यूजिंग स्टेटमेंट। यहाँ पे आप एग्जाम्पल देखें स्ट्रिंग फील्ड्स में 10 लाइन नंबर में स्ट्रिंग इज इक्वल टू वर्क, बी स्ट्रिंग इज इक्वल टू हार्ड, ये स्ट्रिंग में उसने लिखे हुए हैं 2 वर्ड्स। आगे प्रिंट यूजिंग, आगे आप देख रहे हैं कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स और कुछ फॉर्मेटिंग कैरेक्टर्स हैं स्पेशल। यहाँ से वो मुख्तलिफ अंदाज से लिख रहा है वो डेट, मतलब मुख्तलिफ अंदाज से बेटा वो अपना डेटा लिख रहा है कि आपने वर्क हार्ड लिखा हुआ उसको मुख्तलिफ अंदाज से वो प्रिंट यूजिंग से लिख रहे हैं। तो यही काम हम एल प्रिंट में करते हैं। बस फ़र्क क्या है कि एल प्रिंट में हमें आउटपुट स्क्रीन पे नज़र नहीं आती बल्कि प्रिंटर पे आती है, ठीक है। अब मैं इसको जितना मैंने पढ़ा है बुक से आपको पढ़ाता हूँ। एक और बात सुन लें कि जो एल प्रिंट कमांड है ये प्रिंटर जो यूज़ होते हैं वो 80 कैरेक्टर वाइड प्रिंटर, मतलब वो प्रिंटर जो 80 कैरेक्टर तक विड्थ में लिख लेते हैं। विड्थ समझे यहाँ से लेके यहाँ तक विड्थ, ये विड्थ होती है, ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल होती है, 80 कैरेक्टर तक कर लेता है इसीलिए एल प्रिंट। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रिंटर ज़्यादा है, 80 कैरेक्टर से ज़्यादा है, अगर आपने इस रेंज को रीसेट करना है, दोबारा चेंज करना है, तो फिर आप क्या करें? आप विड्थ स्टेटमेंट यूज़ करें। कौन सी स्टेटमेंट? विड्थ, WIDTH, विड्थ, ठीक है। विड्थ स्टेटमेंट अभी बुक में नहीं पढ़नी हमने, आपको नेट से देखना पड़ेगा या आपके इसमें ज़्यादा लेवल के अभी नहीं है वो, तो इसलिए फिलहाल आप एल प्रिंट को समझ लें। विड्थ स्टेटमेंट अभी आप देख लें नेट से, अगर देखनी है, लेकिन आपकी बुक में नहीं है, ठीक है। कब यूज़ करते हैं विड्थ स्टेटमेंट? जब 80 कैरेक्टर से ज़्यादा आपके हो जाए कैरेक्टर्स विड्थ में, विड्थ की बात हो रही है, लेंथ की बात नहीं हो रही, विड्थ की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद बेटा अब मैं आपको पढ़ाता हूँ बुक से एल लिस्ट कमांड। दिस कमांड इज यूज्ड टू लिस्ट ऑल और पार्ट ऑफ द प्रोग्राम करंटली इन मेमोरी टू द प्रिंटर। आगे सिंटैक्स है, इंटरप्रिटेशन में पढ़ा देता हूँ। ये GW बेसिक ऑलवेज रिटर्न्स टू कमांड लेवल आफ्टर अ एल लिस्ट इज एग्जीक्यूटेड। द लाइन रेंज ऑप्शंस फॉर एल लिस्ट आर द सेम एज फॉर लिस्ट, मतलब लाइन रेंज सेम है, सिंटैक्स सेम है, लाइन रेंज भी सेम है, वो 0265529। और उसने कहा है कमांड लेवल पे आ जाती है ये जैसे ये कमांड एग्जीक्यूट होती है। कमांड लेवल मतलब डायरेक्ट मोड में। एल प्रिंट कमांड, दिस कमांड इज यूज्ड टू प्रिंट डेटा एट द प्रिंटर। सिंटैक्स में आपको समझा चुका हूँ, इंटरप्रिटेशन बेटा गौर से सुने इसकी। लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशंस कंसिस्ट ऑफ द स्ट्रिंग और न्यूमेरिक एक्सप्रेशंस सेपरेटेड बाय सेमीकोलंस। ये मैं बताया था, अगर आपने सेपरेट करना है इनको, 2 स्ट्रिंग लिखने, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सेमीकोलन लगाना पड़ेगा सेपरेशन के लिए। स्ट्रिंग एक्सप्रेशन इज अ स्ट्रिंग लिटरल और वेरिएबल कंसिस्टिंग ऑफ स्पेशल फॉर्मेटिंग कैरेक्टर्स। ये भी बताया है मैंने, स्पेशल फॉर्मेटिंग कैरेक्टर्स, आपके जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं उन्हीं को आप कहते हैं, ठीक है। द फॉर्मेटिंग कैरेक्टर्स डिटरमिन द फील्ड एंड द फॉर्मेट ऑफ प्रिंटेड स्ट्रिंग्स और नंबर। अब ये जो बेटा फॉर्मेटिंग कैरेक्टर्स हैं यही बताते हैं आपको कि आप किस तरह का स्ट्रिंग या स्ट्रिंग फील्ड्स यूज़ करेंगे, ठीक है। ये हमने ज़रा आगे का टॉपिक है प्रिंट यूजिंग में पढ़ेंगे, इसलिए अभी आप फिलहाल परेशान ना हो, आगे जाके आपको समझ आ जाएगी इसकी, ठीक है। उसके लिए आपको प्रिंट यूजिंग पहले पढ़ना पड़ेगा। दिस स्टेटमेंट इज सेम एज प्रिंट एक्सेप्ट दैट द आउटपुट गोज टू द प्रिंटर। ये मैं बताया था आपको। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट स्ट्रिंग एंड न्यूमेरिक फील्ड्स एंड द वेरिएबल्स यूज्ड इन देम सी द प्रिंट स्टेटमेंट। वो हम आगे जाके देखेंगे अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए इनके बारे में कि क्या न्यूमेरिक फील्ड और स्ट्रिंग फील्ड्स करते हैं। The L print statement assumes that the printer is an 80 character wide printer। बताया था, ये क्या समझता है? 80 character wide printer है। To reset the number of characters that can be printed across the printed page, assuming that the printer is wider than 80 characters। आप अगर चाहते हैं कि 80 characters से ज़्यादा हो, मतलब आप इसकी रेंज को रीसेट कर दें, ठीक है, तो क्या करेंगे आप? विड्थ स्टेटमेंट यूज करेंगे, सी द विड्थ स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट बेटा कमांड है हमारी लास्ट, काउंट कमांड। काउंट कमांड शॉर्ट फॉर्म है कंटिन्यू की। कंटिन्यू का मतलब होता है जारी रहना, ठीक है। अब क्या पर्पज है? यूज टू कंटिन्यू प्रोग्राम एग्जीक्यूशन आफ्टर अ ब्रेक। जाहिर है बेटा ब्रेक के बाद ही आप कोई चीज़ रखते हैं जारी, तो यहाँ पे आप प्रोग्राम को ब्रेक के बाद अगर रखना है आपने कंटिन्यू, तो क्या यूज करेंगे? काउंट कमांड। क्या सिंटैक्स है? सिंपली राइट काउंट। काउंट लिखेंगे आप तो और आपकी ये कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी। कुछ बातों से लिखी हुई पॉइंट्स वो मैं आपको पढ़ा दूं। कंट्रोल ब्रेक और स्टॉप। असल में ये काउंट कमांड बेटा स्टॉप के साथ यूज होती है, दोनों आपस में इंटर रिलेट करते हैं तभी ये सही प्रोग्राम में एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है। काउंट कमांड, कंट्रोल ब्रेक आपको याद है हमने पढ़ा था ऑटो कमांड में, कंट्रोल ब्रेक कंट्रोल सी। क्या आप ऑटो कमांड को ब्रेक अगर करना चाहें तो कंट्रोल ब्रेक या कंट्रोल सी से कर सकते हैं। स्टॉप स्टेटमेंट है नेक्स्ट।
स्टॉप स्टेटमेंट का क्या मतलब है? स्टॉप स्टेटमेंट वैसे आपने आगे पढ़नी है, अभी बता रहा हूँ थोड़ा सा। ये बेटा आपके प्रोग्राम को टेम्परेरीली, आर्जी तौर पर स्टॉप करती है या टर्मिनेट करती है, ठीक है। अब यहाँ पे स्टॉप से क्या होगा कि आप स्टॉप करते हैं पहले अपने प्रोग्राम को, फिर आगे थोड़ी देर बाद जाके लिख देते हैं कॉन्ट जब आपको जरूरत हो, ठीक है। तो ये इसलिए आपस में इस तरह इंटरलेट करते हैं, इंटरलेट। नेक्स्ट, यूजफुल इन डीबगिंग। डीबगिंग का हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में। क्या होता है डीबगिंग? आइडेंटिफाई एंड रिमूव एरर्स, या सिंपल अगर आपने एरर्स को रिमूव करना है तो आप उसको कहते हैं डीबगिंग, उस प्रोसेस को कहते हैं डीबगिंग। अब यूजफुल इन डीबगिंग क्यों है? क्योंकि बेटा जब आप काउंट करते हैं तो काउंट आप क्यों यूज कर रहे हैं कि आपने ब्रेक लगाई है कहीं प्रोग्राम में, तो ब्रेक जब आप लगाते हैं प्रोग्राम में क्या वजह होती है उसकी, कि आपने एरर्स देखने होते हैं कि कहाँ कहाँ एरर्स आ रहे हैं मेरे प्रोग्राम में। तो आप क्या करते हैं, प्रोग्राम के टॉप हिस्से में एक ब्रेक लग गई, एक मिडल में और एक लास्ट में लगी, तो इस तरह आपने 3 ब्रेक्स लगाई हैं तो आपको फिर 3 काउंट यूज करने पड़ेंगे, या ये डिपेंड करता है प्रोग्राम आप क्या बना रहे हैं, कहाँ कहाँ ब्रेक लगाया है, फिर कहाँ कहाँ आपने काउंट यूज करना है, ठीक है। उसके बाद बेटा एक और बात बता दूं आपको कि अगर आपने काउंट कमांड यूज की है, ठीक है, काउंट कमांड यूज कर ली, लेकिन आपने प्रोग्राम लाइन को मॉडिफाई कर लिया, ठीक है, प्रोग्राम लाइन को मॉडिफाई चेंज कर लिया, तो फिर काउंट कमांड इनवैलिड हो जाती है। इनवैलिड का मतलब तब ये काम नहीं करेगी, वैलिड ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जब आप प्रोग्राम लाइन ही चेंज कर देंगे तो वो कंटिन्यू किस तरह करेगा, उसने आपने ऐसे जगह काउंट लगाया हुआ है कि वो डिपेंड कर रही है कुछ लाइन उस पर, तो अगर आप प्रोग्राम लाइन ऊपर वाली या जहाँ पे वो आ रही है काउंट वो चेंज कर देंगे तो फिर वो इनवैलिड हो जाएगी। तो आप चेंज नहीं कर सकते प्रोग्राम लाइन को जब आप काउंट यूज कर रहे हो इस तरह, ठीक है। नेक्स्ट बेटा कुछ बातें और है वो हम बुक से देखेंगे और प्रैक्टिकली जब मैं आपको करवाऊंगा तब ज़्यादा अच्छी समझ आएगी आपको। अब है लास्ट हमारा बेसिक स्टेटमेंट्स। 3 स्टेटमेंट्स हमने पढ़नी है ऑपरेटर्स के टॉपिक से पहले और बाकी स्टेटमेंट्स ऑपरेटर्स के टॉपिक के बाद, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स के बाद। एंड स्टेटमेंट हमने देख चुके हैं, ये हम लास्ट लेक्चर में भी और जो हमने फर्स्ट लेक्चर लिया था इस यूनिट का उस वक्त भी देखी थी। एंड स्टेटमेंट इज यूज्ड टू टर्मिनेट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। टर्मिनेट का मतलब एग्जिट, क्लोज ऑल फाइल्स। एक तो ये एग्जीक्यूशन को टर्मिनेट कर देती है और फाइल्स को भी क्लोज कर देती है। एंड रिटर्न टू कमांड लेवल, और कमांड लेवल पे आ जाती है, मतलब डायरेक्ट मोड पे आप लोग आ जाते हैं। बेसिक स्टेटमेंट आपको याद है क्या थी? बेसिक स्टेटमेंट बेटा आप प्रोग्राम्स लिखने के लिए यूज करते हैं और दे आर ऑलवेज प्रीसीडेड बाय द लाइन नंबर्स, ठीक है। और ये कहाँ होती हैं, लिखते कहाँ हैं आप इनको? इनडायरेक्ट मोड में। सिंटैक्स सिंपल है, इसका एंड लिखेंगे तो आपका ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। नेक्स्ट है रैम स्टेटमेंट। रैम शॉर्ट फॉर्म है रिमार्क्स की। रिमार्क्स आपने याद होगा सिंबल पढ़ा था फ्लो चार्ट सिंबल में, रिमार्क सिंबल, वहाँ जो काम था उसका वहाँ यहाँ भी यही काम है। क्या पर्पस है? नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है। सबसे पहली बात ये नॉन एग्जीक्यूटेबल मतलब कि रन नहीं होगी, ये रन नहीं होती स्टेटमेंट, ये वाहिद स्टेटमेंट है जो रन नहीं होती, ठीक है। यूज क्यों होती है फिर? यूज टू ऐड एक्सप्लेनेटरी रिमार्क्स, मतलब अगर आपने किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना है थोड़ा सा तो फिर आप इन रिमार्क्स स्टेटमेंट में ये कर सकते हैं, ठीक है। सिंटैक्स क्या है मैं आपको पहले ये बता दूं कि ये क्यों रिमार्क्स ज़रूरी है। रिमार्क्स बेटा इसलिए ज़रूरी होते हैं कि अगर आपने किसी को प्रोग्राम किसी और को देना है, ठीक है, किसी और प्रोग्रामर को, तो आप हर जगह या मेन पार्ट्स में प्रोग्राम के लिख दें कि ये वाला पार्ट प्रोग्राम का ये कर रहा है। आप इंग्लिश वर्ड्स में लिख दें, इंग्लिश वर्ड और सेंटेंसेज में इंग्लिश में लिख दें आप, ताकि उसको पता चल जाए कि आपने इस प्रोग्राम में क्या किया हुआ है। ये उसके लिए भी आसानी है, आपको भी अगर आप काफ़ी अर्से बाद देखेंगे प्रोग्राम को आपको याद आ जाएगा, हाँ मैंने इस प्रोग्राम में रिमार्क्स लिखे थे, इसका मतलब है ये प्रोग्राम का पार्ट मेरा ये काम कर रहा है, ठीक है। सिंटैक्स है रैम लिख दें सिंपल और आगे रिमार्क्स। असल में रिमार्क्स सिंगल कोटेशन मार्क्स से लिखे जाते हैं, ठीक है। ये अभी हम बुक की एग्जाम्पल भी देखेंगे। दूसरा सिंटैक्स भी यही है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और आगे रिमार्क्स, मतलब आप सिंपल सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में लिख लेते हैं या सिंगल कोटेशन मार्क्स में रिमार्क्स लिखते हैं। नेक्स्ट है बेटा स्टॉप स्टेटमेंट। स्टॉप स्टेटमेंट का क्या है पर्पस? टर्मिनेट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन टेम्परेरीली, मतलब टेम्परेरीली तौर पर, आर्जी तौर पर बेटा ये प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को क्लोज करती है, ठीक है। सिंटैक्स सिंपल है स्टॉप। अब स्टॉप में भी कुछ बातें उसने की हुई हैं। एक बार उसने यही कही है कि स्टॉप और एंड में फ़र्क है। स्टॉप टेम्परेली क्लोज करता है प्रोग्राम को, ठीक है, या टर्मिनेट करता है, लेकिन फाइल्स को क्लोज नहीं करता। स्टॉप स्टेटमेंट फाइल्स को क्लोज नहीं करती, लेकिन एंड स्टेटमेंट फाइल्स को भी क्लोज कर देती है। और काउंट और स्टॉप आपस में इंटर रिलेट करते हैं, ये दोनों साथ साथ यूज होते हैं, ठीक है। और भी कुछ बातें वो हम देखेंगे जब हम प्रैक्टिकली इसको देखेंगे। बुक की एग्जांपल करेंगे स्टॉप की, उसमें काउंट भी यूज हो जाएगा, इस तरह आपको ये भी आ जाएगा। काउंट की एग्जाम्पल ही दी हुई उसने, वो स्टॉप के साथ उसने करवाई भी है। एंड की जरूरत नहीं है मुझे करवाने की, वो तो हर प्रोग्राम में हम एंड लिखते हैं, ठीक है। तो हमारा मेन फोकस होगा डे 10 में काउंट कमांड पे और स्टॉप स्टेटमेंट पे और रैम स्टेटमेंट पे, ठीक है। बाकी चीज़ें हमने ये दो तो नहीं करनी,
और ये मैं आपको हर प्रोग्राम में बता देता हूँ, तो इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा वर्क फॉर डे 10 कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं वर्क फॉर डे 10 का प्रैक्टिकल वर्क। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट 2 कमांड्स एल लिस्ट और एल प्रिंट ये हम प्रैक्टिकली नहीं देखेंगे, मैंने आपको बुक से ये पढ़ा दिया था, तो इसलिए इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। एक चीज़ इसमें है प्रॉब्लम, ये जो शॉर्ट फॉर्म में मेरी बुक है इसमें एल लिस्ट को लिस्ट ही लिखा हुआ है और एल प्रिंट को प्रिंट ही लिखा हुआ है, तो ये गलती है। अगर आपकी बुक में भी हो तो आप इसको ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। ये एल प्रिंट है और ये एल लिस्ट है, ये मैंने आपको बुक से पढ़ा दिया था। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट कमांड, काउंट कमांड पे। बुक से पढ़ाता हूँ, इसकी मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल उसके साथ करवाऊँगा आपको, स्टॉप के साथ, ठीक है। काउंट कमांड, दिस कमांड इज यूज्ड टू कंटिन्यू प्रोग्राम एग्जीक्यूशन आफ्टर अ ब्रेक। ब्रेक के बाद ये एग्जीक्यूशन स्टार्ट करती है, मैंने आपको समझाया था। जब आप प्रोग्राम में ब्रेक लगाते हैं तब ये बेटा प्रोग्राम को कंटिन्यू करने के लिए यूज़ होती है। सिंटेक्स काउंट, इसकी इंटरप्रिटेशन पढ़ते हैं बेटा। रिज्यूम्स प्रोग्राम एग्जीक्यूशन आफ्टर कंट्रोल ब्रेक, कि कंट्रोल ब्रेक के बाद बेटा ये प्रोग्राम एग्जीक्यूशन को रिज्यूम करता है। कंट्रोल ब्रेक मैंने बताया था ब्रेक करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद है बेटा स्टॉप हॉल्ट्स अ प्रोग्राम। स्टॉप क्या करता है? हॉल्ट्स, हॉल्ट्स का मतलब होता है स्टॉप, स्टॉप्स भी कह सकते हैं आप इसको, रोकना या रुकना। स्टॉप हॉल्ट्स अ प्रोग्राम, स्टॉप क्या करता है? प्रोग्राम को रोक देता है, लेकिन टेम्परेरी रोकता है, ये भी हमने पढ़ा था। एग्जीक्यूशन कंटिन्यूज एट द पॉइंट वेयर द ब्रेक हैपेंड, वहीं से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है जहां पे ब्रेक आया था। इफ द ब्रेक टुक प्लेस ड्यूरिंग एन इनपुट स्टेटमेंट, एग्जीक्यूशन कंटिन्यूज आफ्टर रीप्रिंटिंग द प्रॉम्प्ट, ये मैंने आपको शायद बात नहीं बताई थी, ये गौर से सुन लें। इफ द ब्रेक टुक प्लेस ड्यूरिंग एन इनपुट स्टेटमेंट, अगर आपने ब्रेक वहां लगा दिया जहां पे आप कोई इनपुट दे रहे हैं, ठीक है, तो फिर क्या होगा? एग्जीक्यूशन कंटिन्यूज आफ्टर रीप्रिंटिंग द प्रॉम्प्ट, मतलब आपको वैल्यूज दोबारा बेटा देनी पड़ेंगी, तब वो इनपुट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अगर आपसे गलती से इनपुट स्टेटमेंट में ही ब्रेक लग गई है, ठीक है, तो फिर जो कॉन्स्ट स्टेटमेंट है वो तब एग्जीक्यूट होगी जब आप दोबारा कोई वैल्यू देंगे। जैसे अगर हम बेटा, मैं आपको मिसाल देता हूँ कि हमारा एक प्रोग्राम था, मैं आपको पहले लोड करवा के दिखाता हूँ, sum1.bas, ठीक है। लास्ट डे में हमने ये बेटा देखा था प्रोग्राम। इसमें अगर मैं जहां लाइन नंबर 10 है वहां पे कोई ऐसा ब्रेक कर दूं तो फिर क्या होगा? काउंट जब होगा, प्रोग्राम कंटिन्यू होगा, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? इनपुट दोबारा देनी पड़ेगी। स्टार्ट में एक देता हूं मैं इनपुट a, b में कोई भी वैल्यूज देता हूं, अगर मैं ब्रेक बेटा लगा दूंगा तो फिर मुझे दोबारा ये वैल्यूज इनपुट करवानी पड़ेंगी। ये मतलब है बेटा इसकी बात का, ठीक है। नेक्स्ट, काउंट इज यूजफुल फॉर इन डीबगिंग इन दैट इट लेट्स अस सेट ब्रेक पॉइंट्स विद द स्टॉप स्टेटमेंट, ये हमें ब्रेक पॉइंट्स करवाता है सेट। ब्रेक पॉइंट वही मैंने कहा था, ब्रेक लगा देते हैं खास पॉइंट पे आप प्रोग्राम के स्टॉप स्टेटमेंट के साथ। मॉडिफाई वेरिएबल्स, आप वेरिएबल्स को भी मॉडिफाई कर सकते हैं इस तरह जब आप ब्रेक्स लगाते हैं। यूजिंग डायरेक्ट स्टेटमेंट्स, मतलब डायरेक्ट स्टेटमेंट से आप एक काम कर सकते हैं, इनपुट से इजीली आप मॉडिफाई कर सकते हैं वेरिएबल्स को। कंटिन्यू प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन भी कंटिन्यू हो जाती है इस काउंट से। और यूज गो टू, ये भी शायद मैंने आपको बताया था, क्योंकि बेटा ये सारी चीज़ें चैप्टर 3 में पढ़नी है आपने। गो टू स्टेटमेंट चैप्टर नंबर 3 का बेटा टॉपिक है आपका, ठीक है, इसलिए वहाँ जाके लॉन्ग क्वेश्चन में बताऊंगा आपको मैं। गो टू का मतलब एक खास स्पेसिफिक लाइन नंबर पे अगर आपने जाना है तो आप लिखते हैं गो टू आगे लाइन नंबर, उस पर मतलब गो टू का मतलब चले जाओ, उस खास लाइन पे वो प्रोग्राम शिफ्ट हो जाता है। टू रेज्यूम एग्जीक्यूशन एट अ पर्टिकुलर लाइन नंबर, अगर आपने रिज्यूम करना है अपनी एग्जीक्यूशन तो आप गो टू भी यूज़ कर सकते हैं। इफ़ अ प्रोग्राम लाइन इज मॉडिफाइड, काउंट विल बी इनवैलिड, ये मैंने आपको बताई थी बात कि अगर प्रोग्राम लाइन बेटा हो जाए मॉडिफाई तो फिर काउंट इनवैलिड हो जाती है, ठीक है। आगे बेटा अभी हम इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे स्टॉप के साथ। नेक्स्ट है बेसिक स्टेटमेंट्स। हियर आर सम कॉमनली यूज्ड स्टेटमेंट्स ऑफ बेसिक लैंग्वेज। एंड स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट इज यूज्ड टू टर्मिनेट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, क्लोज ऑल फाइल्स एंड रिटर्न टू द कमांड लेवल। ये बेटा इसका सिंटेक्स है, एंड ये हम देख चुके हैं बहुत बार, इसलिए इसको करवाने की जरूरत नहीं है। रैम स्टेटमेंट्स, ये देखते हैं अब हम। दिस इज नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट एंड इज यूज्ड टू ऐड एक्सप्लेनेटरी रिमार्क्स इन द प्रोग्राम। मैंने आपको समझाया था, अब इसको प्रैक्टिकली देखना है। सिंटेक्स भी समझ आ गया था। एग्जाम्पल देख लें, यहाँ हम अपनी एग्जाम्पल पे अप्लाई करेंगे। 10 लाइन नंबर 10 में लिखा हुआ रैम, दिस प्रोग्राम कैलकुलेट्स द एवरेज ऑफ 2 नंबर्स। अब यहाँ पे उसने रिमार्क्स 2 तरीके से लिखे हैं बेटा। एक पहला सिंटेक्स है, मैं आपको बता भी देता हूँ, ये रखें पहला सिंटेक्स देखें, ये वाला जहाँ पे मेरी अब स्टिक है, ये सिंटेक्स ये वाला है बेटा, लाइन नंबर 10 वाला है, रिमार्क्स और अंदर रिमार्क्स लिखे हैं, मतलब ब्रैकेट डालने की जरूरत नहीं है। जो लाइन नंबर 50 पे रिमार्क्स, ये दूसरा सिंटेक्स है, उसके लिहाज से रिमार्क्स लिखे हुए हैं, तो दोनों सही हैं, ठीक है। रैम, दिस प्रोग्राम कैलकुलेट्स द एवरेज ऑफ 2 नंबर्स
a इज इक्वल टू 15, b इज इक्वल टू 25। अब यहाँ पे बेटा उसने इनपुट यूज नहीं किया, यहाँ पे उसने वेरिएबल को डिक्लेयर करवाया है। ये जो a इज इक्वल टू 15 है और b इज इक्वल टू 25 है, ये असल में क्या है, वेरिएबल डिक्लेरेशन है, ठीक है। उसके बाद avg एवरेज इज इक्वल टू a प्लस b डिवाइड बाई 2, ये हो रही है प्रोसेसिंग। 50 पे ये रिमार्क्स लिखे हैं, डिस्प्ले द एवरेज। प्रिंट पे आउटपुट आ रही है, प्रिंट एवरेज इक्वल टू avg। लाइन नंबर 70 पे एंड हो रहा है, ठीक है। इन दिस प्रोग्राम कौन सी लाइन नंबर नॉन एग्जीक्यूटेबल है, लाइन नंबर 10 और लाइन नंबर 50। लाइन नंबर 10 और लाइन नंबर 50 आर नॉन एग्जीक्यूटेबल। द बेसिक इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर क्या होता है, हमने पढ़ा था 9th में, जो लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है बेटा प्रोग्राम लाइंस को। डज नथिंग टू दीज लाइन, कुछ भी नहीं करेगा इंटरप्रेटर, कुछ भी नहीं करेगा क्योंकि नॉन एग्जीक्यूटेबल है। दे आर नॉट ट्रांसलेटेड, नेक्स्ट पेज, टू मशीन लैंग्वेज ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन प्रोसेस, ये नहीं कन्वर्ट होंगी मशीन लैंग्वेज में। द रैम स्टेटमेंट हाउएवर इंक्रीजेज द रीडेबिलिटी ऑफ द कोड, ये मैंने बताया था क्यों यूज करते हैं, रीडेबिलिटी आसान हो जाती है, मतलब पढ़ना आसान हो जाता है कोड को आपका। एंड हेल्प्स इन मॉडिफाइंग, अंडरस्टैंडिंग एंड डीबगिंग द प्रोग्राम, 3 चीज़ों में काम करता है आपकी, चेंज करने में प्रोग्राम, अंडरस्टैंड करने में, ये किसी दूसरे बंदे को अगर सिखाना है आपने, समझाना है तब भी सही है, एंड डीबगिंग, और डीबगिंग में भी काम आता है कि आपने अगर कोई एरर देखना है तो आप देखेंगे मैंने रिमार्क्स में क्या लिखा था इस प्रोग्राम के पार्ट में, ठीक है। अब बेटा ये वाला मैं आपको एग्जांपल एग्जैक्ट ये तो नहीं मैं करवा रहा, जो मैंने आपको अभी करवाई इसी में चेंज करता हूँ थोड़ा सा। हम क्या लिखते हैं, लाइन नंबर, अब मैं आपको चेंज भी करना बताता हूँ, मैं लाइन नंबर 35 लिख रहा हूँ, ठीक है, बल्कि लाइन नंबर 25 लिखते हैं हम यहाँ 25 पे लिखते हैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट सम, ठीक है, और मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। अब हम करते हैं CLS, मैंने लाइन नंबर 25 लिखी है, 20 के बाद आनी चाहिए ये, अभी हम देखते हैं। CLS कर दिया, लिस्ट निकालें, ये देखें बेटा आपके सामने ये लाइन नंबर 25 आ गई है, और ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि हमने ये किस में लिखा हुआ है, रिमार्क्स में, ठीक हो गया। लाइन नंबर 25 में मैंने, इसका मतलब आप बाद में भी लाइन नंबर लिख सकते हैं। वो कैसे एग्जीक्यूट करेगा, असेंडिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ये भी हमने पढ़ा था, तो इसलिए उसे खुद ब खुद अरेंज कर दिया लाइन नंबर 25 को लाइन नंबर 20 के बाद ले जाके, ठीक है। अब मैं आपको दूसरा भी जो है तरीका वो भी बता देता हूँ। अगर हम रिमार्क्स लिखते हैं पूरा, या रैम लिखते हैं पूरा, हम लाइन नंबर 25 में, यहाँ पे हम लिखते हैं रैम, आगे हम लिखते हैं सम, ठीक है। एंटर प्रेस करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, दोबारा एंटर प्रेस करते हैं, CLS करते हैं, लिस्ट निकालें बेटा। अब ये देखें, ये भी बेटा उसी तरह है, यहाँ पे रैम लिखा हुआ आ गया सम, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब हम देखते हैं प्रोग्राम सही रन कर रहा है हमारा, 8,5 एंटर, जी प्रोग्राम बिल्कुल सही रन कर रहा है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई इस लाइन 25 से, बिल्कुल सही प्रोग्राम रन कर रहा है। 8 + 5 = 13, ठीक है। तो रैम स्टेटमेंट हमारे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन पे कोई फर्क नहीं डालती। नेक्स्ट बेटा लास्ट स्टेटमेंट है आज की, स्टॉप स्टेटमेंट। दिस स्टेटमेंट इज यूज्ड टू टर्मिनेट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन टेम्परेरीली, मतलब आर्जी तौर पर, एंड रिटर्न टू कमांड लेवल। कमांड लेवल मतलब आप वापस आ जाते हैं कमांड लेवल या डायरेक्ट मोड में। सिंटैक्स क्या है बेटा, स्टॉप, इंटरप्रिटेशन गौर से पढ़ें इसकी। स्टॉप स्टेटमेंट्स में बी यूज्ड एनीवेयर इन अ प्रोग्राम, कहीं भी यूज कर सकते हैं, टू टर्मिनेट एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, मतलब प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को टर्मिनेट करने के लिए, लेकिन टेम्परेरीली, आप कहीं भी यूज कर लें इसको। When a stop statement is encountered, encountered का मतलब सामना होना, जब भी stop statement का सामना होता है in the प्रोग्राम में, the following message is printed, ये बेटा आता है मैसेज। कौन सा आता है मैसेज, बहुत ध्यान से देखें, ब्रेक इन लाइन, ये तो लिखा हुआ आता है, आगे लिखा हुआ उसने 5 दफा n लिखा हुआ है, ठीक है, 5 दफा n लिखा हुआ है, क्या मतलब वो 5 टाइम्स n का, ये बेटा असल में लाइन नंबर है। लाइन नंबर उसने यहाँ पे 5 दफा क्यों लिखा है बेटा n, आपको याद है लाइन नंबर की एंडिंग रेंज क्या है, 65529। अब मुझे काउंट करके बताएं 65529 में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, बेटा 5 हैं, 65529 काउंट कर लीजिएगा आप, तो ये 5 हैं इसमें डिजिट, तो इसलिए ये 5 n लिखे हुए उसने, क्योंकि लाइन नंबर 65529 तक कोई भी वो दे सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए उसने यहाँ 5 n लिखे हैं। अनलाइक द एंड स्टेटमेंट, द स्टॉप स्टेटमेंट डज नॉट क्लोज फाइल, ये डिफरेंस है एंड और स्टॉप में, ये मैंने आपको समझाया था। GW बेसिक ऑलवेज रिटर्न्स टू कमांड लेवल आफ्टर अ स्टॉप इज एग्जीक्यूटेड, जब भी स्टॉप एग्जीक्यूट होता है फिर बेटा रिटर्न हो जाता है वो कमांड लेवल पे। एग्जीक्यूशन इज रिज्यूम्ड बाय इशूइंग अ कॉन्ट कमांड, ये बताया था मैंने, स्टॉप और कॉन्ट साथ साथ चलते हैं, ठीक है। अब बेटा ये जो इसने बुक में एग्जांपल दी हुई है ना, ये एग्जैक्ट आपको ये आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है। क्या वजह है इसकी, देखें बुक पे, क्योंकि स्क्रीन पे शायद आपको सही नजर ना आएगी। प्रॉब्लम इसकी है एग्जाम्पल में
सिंपल है, ऑटो कमांड यूज़ की है, इनपुट 3 नंबर्स दिए उसने ABC, आगे एक वेरिएबल में स्टोर करवाया है k इज इक्वल टू A, अब आगे कुछ नहीं लिखा उसने, तो हम फिलहाल यहाँ स्टेरिक डाल देंगे, मतलब मल्टीप्लिकेशन डाल देंगे, क्योंकि उसने आगे A फिर 2 स्टेरिक 5.3 फिर आगे डाला उसने कॉलन, कॉलन का मतलब 2 स्टेटमेंट्स को एक लाइन में लिख रहे हैं। आगे एक और वेरिएबल है L इज इक्वल टू B 3 डिवाइडेड बाई 0.26। अब ये जो A और B है ये भी वेरिएबल है, K और L भी वेरिएबल है, लेकिन A और B को हम इनपुट देंगे कोई वैल्यू, K और L इन वैल्यूज को स्टोर करेंगे। ये आपने बेटा अभी असाइनमेंट ऑपरेटर में जाके पढ़ना है, तब समझ आएगी, फिलहाल इसको अभी इसी तरह देखें। लाइन नंबर 30 में वो कह रहा है स्टॉप, स्टॉप कर दो लेकिन टेम्परेरीली। लाइन नंबर 40 में m इज इक्वल टू C इंटू K प्लस 100, मतलब जो भी C की वैल्यू एंटर हो उसको K से कर दो मल्टीप्लाई और उस पर 100 ऐड कर दो, और फिर कहता है प्रिंट m, ये उसने कॉलन डाल के किया है, 2 स्टेटमेंट्स एक लाइन में। और फिर लाइन नंबर 50 एंड। अब देखिए रन कैसे हो रहा है, अभी हम ये करते हैं, मैंने प्रोग्राम बनाया हुआ है उसमें आपको दिखाता हूँ। अभी रन में कहते हैं 1 2 3, अगर आप इनपुट के आगे, ये इनपुट के आगे अगर आपने कुछ नहीं लिखा डबल इन्वर्टेड कॉमास में, जैसे हम लिखते हैं एंटर 2 नंबर्स, कुछ नहीं लिखा तो फिर ये क्वेश्चन मार्क शो करता है। 1 2 3 उससे एंटर कर दी वैल्यूज ABC की, ब्रेक इन 30। अब हुआ क्या है बेटा, जैसे ही ABC की वैल्यू मिली उसको, उसने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना चाहा, यहाँ तक तो उसने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर लिया होगा लाइन नंबर 20 तक, लेकिन उसके बाद उसको क्या आया नजर, स्टॉप। तो उसने क्या किया, प्रोग्राम ने ब्रेक किया, कहाँ आके 30 पे आके, ब्रेक कहाँ किया 30 पे आके। अब देखिए आगे क्या कह रहा है वो, प्रिंट L। अब क्या कहा उसने कि ठीक है ब्रेक हो गया 30 पे, मुझे नहीं इससे कोई खर्च, तुम क्या करो L को प्रिंट कर दो। L में जो भी वैल्यू इस वक्त स्टोर है, क्योंकि L तो 30 से पहले है ना बेटा, तो इसलिए L में जो भी वैल्यू स्टोर है वो मुझे प्रिंट करवा दो। अब L में वैल्यू कैसे आएगी बेटा, 3, ये B की जो वैल्यू होगी जो भी हम देंगे 2 दी हुई है इधर, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 0.26, जो भी आंसर आएगा वो यहाँ आ जाएगा, लेकिन हमारा थोड़ा सा डिफरेंट आएगा ये, ठीक है। पता नहीं इसका गलत है या हमारा गलत है, लेकिन हम देख लेंगे ये स्टॉप कैसे यूज होती है और काउंट। उसके बाद बेटा उसने लिखा हुआ है कॉन्टिन्यू, काउंट नहीं लिखा, कॉन्टिन्यू लिखे है, मेरा ख्याल है ये भी सही रन हो जाएगा, हम काउंट ही लिखेंगे शॉर्ट वर्ड में, काउंट या कॉन्टिन्यू। कॉन्टिन्यू करके देखिए आंसर पे क्या आ रहा है फ़र्क, आंसर पहले 30.76 था, अब आ रहा है 115.9, तो फ़र्क है ना इसमें। इसका मतलब जब काउंट लगाया आपने, तो अगर यहाँ से प्रोग्राम स्टॉप हुआ भी था स्टॉप से, तो अब काउंट करने से वो स्टॉप ख़त्म हो गया। इस लाइन नंबर 20 के बाद लाइन नंबर 40 एग्जीक्यूट हुई, 40 में जो भी लिखा हुआ था C इंटू K प्लस 100 ये एग्जीक्यूट हुआ, मतलब ये कैलकुलेट हुई वैल्यू, वो स्टोर हो गई जाके M वेरिएबल में, और M को हमने क्या करवाया था, प्रिंट। तो ये बेटा M का आंसर लास्ट वाले 115.9 में, और लास्ट में प्रोग्राम एंड वैसे ही हो गया था। ये स्टॉप स्टेटमेंट टेम्परेली बेटा क्लोज प्रोग्राम को कर रही थी, टेम्परेली रोक रही थी, और एंड परमानेंटली रोकती है, ठीक है। और गौर से देखिएगा बेटा, मैंने आपको समझा तो दिया है, मैंने ये प्रोग्राम लिखा हुआ है, लेकिन थोड़ा आंसर चेंज आएगा हमारा, ठीक है। हम लोड इसको करवा के देखते हैं, इसको करें CLS लोड स्टॉप के नाम से, मेरा ख्याल है मैंने फाइल का नाम बनाया था, इसको अब लिस्ट निकालते हैं इसकी। जी बेटा यही है, गौर से देख लें, प्रोग्राम थोड़ा सा चेंज है, इनपुट उसी तरह है, K इज इक्वल टू मैंने यहाँ बताया था स्टेरिक डाला है, और यहाँ भी मैंने स्टेरिक डाला है, B के बाद भी बुक में उसने कुछ नहीं लिखा हुआ, ठीक है। इसके बगैर ये प्रोग्राम सही रन नहीं होगा, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, अगर आप स्टेरिक नहीं डालेंगे इधर और इधर तो फिर ये प्रोग्राम रन नहीं होगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं चलेगा कि ये A क्या कर रहा है, ठीक है, क्योंकि कोई वेरिएबल को कोई ऑपरेटर भी चाहिए होता है, तो ये मल्टीप्लिकेशन यहाँ ऑपरेटर है, ठीक है। उसके बाद स्टॉप, उसके बाद वही सेम मैंने बुक वाली चीज़ लिखी हुई है। अब हम इसको करते हैं रन F2 से। अब इसका क्या मतलब है क्वेश्चन मार्क का, जब आप इनपुट के बाद प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग में कुछ भी ना लिखें तो फिर ये क्वेश्चन मार्क आता है। प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग आगे जाके आपने पढ़ना है, इसलिए अभी ना परेशान हो। 1, 2, 3। अब होगा क्या बेटा, A में स्टोर होगा 1, B में स्टोर होगा 2, C में स्टोर होगा 3। एंटर प्रेस कर दें। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या आई उसको, ठीक है उसने ये यहाँ तक काम कर लिया होगा, लेकिन आगे स्टॉप आ गया, ब्रेक आ गया, ब्रेक इन 30 क्या है, लाइन नंबर। नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं बेटा, प्रिंट, जैसे उसने कहा था प्रिंट कर दो वैल्यू L की, मुझे जो वैल्यू अभी इस वक्त आ रही है 30 से पहले वो मुझे दिखाओ, प्रिंट L, एंटर।
यहाँ आंसर क्या है 23.07। चेंज क्यों आया? क्योंकि हमने यहाँ पे स्टेरिक का साइन डाला, उसने पता नहीं किस तरह आंसर निकाला, लेकिन हमें इतनी आनी चाहिए समझ के स्टॉप स्टेटमेंट यूज़ कैसे करते हैं। अब गौर से देखिए बेटा, ये आप लोग खुद अगर आपके पास है इस कैलकुलेटर तो आप लोग ये कैलकुलेट करके देख सकते हैं, वरना हम इधर ही करते हैं कोशिश, अपनी विंडोज़ में ही कैलकुलेटर यूज़ करते हैं। ठीक है, कैलकुलेटर निकाल लेते हैं हम यहाँ पे और इसको आंसर इसको कंफर्म करते हैं अगर ये हमसे हो गया। ठीक है, अब बेटा आंसर इसका देखें किस तरह निकालेंगे आप, सिर्फ एल का निकालना है। बी की वैल्यू क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का आंसर आ गया बेटा 6। आगे डिवाइड करने 0.26 से 0.26, तो आंसर क्या है देखें 23.07 और यहाँ भी वही आया 23.07692। देखें सेम हमारा आंसर बिल्कुल सही आया। ठीक है, अब हम इसको मिनिमाइज करते हैं फिलहाल, अभी हमें दोबारा जरूरत पड़ेगी इसकी। अब हम क्या करते हैं, कॉन्ट लिखते हैं, कॉन्ट, और एंटर प्रेस कर दें। जैसे एंटर प्रेस किया तो आंसर क्या आया 131.8। इसका मतलब जो वैल्यू m में थी वो हमें आंसर में मिल गई है। अब हम ये भी करते हैं बेटा कैलकुलेट। ठीक है, उसके लिए हमें k की वैल्यू पहले पता होनी चाहिए, तो पहले हम k की वैल्यू बेटा निकालेंगे। किस तरह निकालेंगे, गौर से देखें बेटा, मैं ये सामने खोल रहा हूँ आपके, इसको हम करते हैं क्लियर। गौर से देखें, पहले हमें m की वैल्यू निकालने के लिए k की वैल्यू चाहिए। k की वैल्यू कैसे आएगी, k इज इक्वल टू a स्टेरिक 2 स्टेरिक 5.3। a की वैल्यू आपको पता है इनपुट में क्या दी है 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय, ये स्पेस आ गई है, कोई बात नहीं, स्पेस के बगैर भी सही चलेगा और स्पेस से भी सही चलेगा, 5.3 एंटर। इसका आंसर याद कर लें 10.6 था। क्या आंसर है इसका, k का आंसर 10.6 है। ये जो आंसर आया 10.6 इसको हम करेंगे पुट यहाँ पे। ठीक है, अब गौर से देखिएगा, अब मैं इसको कर रहा हूँ क्लियर। 10.6 वैल्यू बस याद रखनी है आपने। अब हमने क्या करना है, m इज इक्वल टू c स्टेरिक k। c की वैल्यू क्या है 3 स्टेरिक, k की वैल्यू क्या है अभी निकाली है 10.6, आगे प्लस 100 इक्वल टू 131.8। तो इसका मतलब हमारा आंसर भी कंफर्म हो गया, बिल्कुल सही हमारा प्रोग्राम चल रहा है। कैलकुलेटर से भी कंफर्म कर लिया है और बेसिक ने भी हमारा सही आंसर निकाला है। बुक में बता रहा हूँ गलत आंसर है बेटा, क्योंकि उसने स्टेरिक का साइन ही नहीं डाला हुआ इधर। आप स्टेरिक का साइन देख लें करके, प्लस का साइन लगा के देख लें, बस आपने प्रैक्टिस करनी है स्टॉप स्टेटमेंट और कॉन्ट कमांड की बस प्रैक्टिस करनी है। बुक को छोड़ते हैं, आप अपनी तरफ से कोई भी वैल्यूज लिख लें, ये भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन स्टॉप ध्यान से यूज कीजिएगा। ठीक हो गया, ये बेटा मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपने यूज करना है स्टॉप स्टेटमेंट और काउंट कमांड। एक कमांड आपकी रह गई थी वर्क फॉर डे 9 की, जो सिस्टम कमांड थी, वो मैंने कहा था उसने सबसे लास्ट में बताऊंगा डे 10 के, वो अब आप देख लें। हम क्या टाइप करेंगे, सिस्टम। अगर हमने क्लोज करना है GW बेसिक को और वापस आना है ऑपरेटिंग सिस्टम इन्वायरमेंट में, तो हम लिखेंगे सिस्टम SYSTEM, एंटर प्रेस कर देंगे तो ये क्लोज हो जाएगा GW बेसिक। एंटर प्रेस कर दिया, ये देखिए ये क्लोज हो गया। ठीक है, अब मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन बता दूं नोट्स में से, पेज नंबर 11, राइट डाउन द पर्पस एंड सिंटैक्स ऑफ एलिस कमांड। या आप देखेंगे बुक से ही लिखेंगे इसका आंसर, पर्पस और सिंटैक्स, एग्जांपल नहीं है इसकी। राइट डाउन द पर्पस एंड सिंटैक्स ऑफ एलप्रिंट कमांड, ये भी बेटा पर्पस और सिंटैक्स। क्वेश्चन नंबर 46, राइट डाउन द पर्पस एंड सिंटैक्स ऑफ काउंट कमांड, ये बेटा इसका आएगा पर्पस और सिंटैक्स, ये भी सिंपल, एग्जांपल नहीं है इसकी। और कुछ नहीं लिखना इंटरप्रिटेशन, वो लॉन्ग क्वेश्चन होता है। राइट डाउन द पर्पस एंड सिंटैक्स ऑफ एंड स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर 47 है ये, इसका पर्पस और सिंटैक्स बस, और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 48, राइट डाउन द पर्पस सिंटैक्स एंड एग्जांपल, यहाँ पे एग्जांपल लिखनी पड़ेगी आपको रैम स्टेटमेंट की। इसका पर्पस, सिंटैक्स और एग्जांपल लिखनी है आपने, चाहे आप बुक वाली एग्जांपल लिख लें। ठीक है, या अपनी मर्जी की कोई भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, राइट डाउन द पर्पस एंड सिंटैक्स ऑफ स्टॉप स्टेटमेंट, ये भी बेटा इसका पर्पस और सिंटैक्स बस, और कुछ नहीं लिखना है आपने। ठीक है, एग्जांपल भी ना लिखिएगा, लेंथी हो जाएगी। अगर लिखनी हो तो कोई छोटी सी एग्जांपल लिख दें, वैसे स्टॉप स्टेटमेंट लेंथी प्रोग्राम्स में होती है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 49 तक, पेज 12 तक नोट्स के शॉर्ट क्वेश्चन भी पूरे हो गए। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में से बेटा स्टेटमेंट्स मिला के शायद आ जाए, वैसे बहुत कम चांस है। लॉन्ग क्वेश्चन जो हमारा शुरू होंगे असल, वो मैंने आपको शुरू में बताए थे, कुछ आगे शुरू होंगे ऑपरेटर्स इन बेसिक में, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर आपका सारा थ्योरेटिकल होगा। अब प्रैक्टिकल वर्क आपका जब स्टेटमेंट्स दोबारा शुरू करेंगे तब शुरू होगा। ठीक है, तो ऑपरेटर में ज्यादातर थ्योरेटिकल वर्क होगा। तो अब हमारा यहाँ तक वर्क फॉर डे 10 प्रैक्टिकल वर्क भी कंप्लीट हुआ। इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा बेटा, तभी आपको ये आएगी समझ सब कमांड्स की। ठीक है, ज़्यादा कमांड है मिक्स हो जाएंगी, इसलिए प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे स्कूल के दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। आज का लेक्चर हम इधर ही कंप्लीट करते हैं।
अल्लाह हाफिज़।